नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मौर्य एडु हब पर। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान क्यों इतना खास है? आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। हम हमारे संविधान की उन अनूठी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जो इसे दुनिया के अन्य संविधानों से अलग करती है। ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। 1. सबसे विशाल लिखित संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी विशालता के पीछे कई कारण हैं। यह न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी विस्तृत प्रावधान रखता है। संविधान में कई जटिल विषय जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन प्रावधान और केंद्र राज्य संबंध विस्तार से शामिल हैं। इसके अलावा इसमें विभिन्न स्रोतों से लिए गए प्रावधानों को एक जगह संकलित किया गया है। यह मूल रूप से 395 अनुच्छेदों, 22 भागों और 8 अनुसूचियों के साथ शुरू हुआ था, जो अब 448 से अधिक अनुच्छेदों, 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विस्तारित हो गया है। 2. लिखित और निर्मित संविधान। भारत का संविधान लिखित संविधान है, जिसका अर्थ है कि इसे एक विशिष्ट दस्तावेज के रूप में संहिताबद्ध किया गया है। यह संविधान सभा द्वारा लगभग 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया था। यह अमेरिका जैसे निर्मित संविधानों की तरह है, जिसे एक निश्चित समय में एक निकाय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, जो परंपराओं और कानूनों के विकास से बना है। 3. संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान सर्वोच्च है। इसका मतलब यह है कि सरकार के सभी अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। कोई भी कानून या सरकारी कार्य जो संविधान का उल्लंघन करता है, उसे न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सरकारें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। 4. गणतंत्रीय शासन प्रणाली। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति वंशानुगत राजा या रानी नहीं होता, बल्कि वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। यह प्रणाली लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है क्योंकि हर नागरिक, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो, देश का सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है। 5. पंथनिरपेक्षता। भारतीय संविधान भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। इसका मतलब यह है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है और यह सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। नागरिकों को अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म का पालन करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। सरकार धार्मिक मामलों में तटस्थ रहती है और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती। यह सुनिश्चित करता है कि भारत जैसे बहुधार्मिक देश में धार्मिक सद्भाव बना रहे। 6. संसदीय शासन प्रणाली। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, विधायिका, संसद के प्रति जवाबदेह होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा, निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं रहता तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। यह प्रणाली सरकार को जवाबदेह और उत्तरदायी बनाती है। 7. संघात्मक और एकात्मक शासन का समन्वय। भारतीय संविधान संघीय, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और एकात्मक, मजबूत केंद्र सरकार दोनों का मिश्रण है। सामान्य समय में यह संघीय सिद्धांतों पर काम करता है,
लेकिन आपातकाल जैसी विशेष परिस्थितियों में यह एकात्मक हो जाता है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाती है और राज्यों पर नियंत्रण बढ़ा लेती है। इस समन्वय से देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित होती है, खासकर संकट के समय। 8. लचीलेपन और कठोरता का समन्वय। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लचीली और कठोर दोनों है। कुछ प्रावधानों, जैसे राज्यों का गठन, में संशोधन संसद के साधारण बहुमत से हो सकता है, जो लचीलापन दर्शाता है। वहीं कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र राज्य संबंध, के लिए संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, जो इसकी कठोरता को दर्शाता है। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि संविधान को आसानी से नहीं बदला जा सकता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। 9. एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली है, जहां सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, जिसके नीचे उच्च न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। इसका मतलब है कि राज्यों की अपनी अलग न्यायपालिका नहीं होती। इसके अलावा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल सुरक्षित होते हैं, ताकि वे बिना किसी दबाव के निष्पक्ष निर्णय ले सकें। यह सिद्धांत संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करता है। 10. न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी भी कानून या सरकारी आदेश की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकते हैं। यदि वे पाते हैं कि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसे अवैध या असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यह शक्ति विधायिका और कार्यपालिका पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे संविधान के दायरे में ही कार्य करें। 11. एकल नागरिकता। संघीय प्रणाली के बावजूद भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक केवल भारत का नागरिक है, न कि किसी विशेष राज्य का। यह नागरिकों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है और क्षेत्रवाद को कम करने में मदद करता है। यह अमेरिका जैसे देशों से अलग है, जहां नागरिक केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता रखते हैं। 12. आपातकालीन प्रावधान। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 उदास स्माइली युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 उदास स्माइली राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 उदास स्माइली वित्तीय स्थिरता के खतरे पर। ये प्रावधान केंद्र सरकार को संकटकालीन परिस्थितियों में देश की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए असाधारण शक्तियां प्रदान करते हैं। 13. राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये गैरन्यायिक दिशा निर्देश हैं, जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं। हालांकि इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये देश के शासन के लिए मौलिक हैं। ये राज्य को एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, की स्थापना की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में कहा था कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन ही भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। 14. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि जाति, लिंग, धर्म या शिक्षा के बावजूद सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार है। मूल संविधान में यह आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह प्रणाली भारत में एक सच्चे लोकतंत्र की नींव रखती है।
15 मौलिक अधिकार। संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो राज्य के खिलाफ व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। ये अधिकार न्यायिक रूप से लागू करने योग्य हैं, जिसका अर्थ है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ये अधिकार हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 16 मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये नागरिकों से अपेक्षा करते हैं कि वे राष्ट्र के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का पालन करें, जैसे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, देश की रक्षा करना और भाईचारे को बढ़ावा देना। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। मौलिक अधिकार जहां नागरिकों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझा। हमें उम्मीद है कि अब आपके सभी संदेह दूर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मौर्य एडुहब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।